तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 29 है और आज की क्लास में हम लोग भूमिज विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में हम लोग जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपका ढाल विद्रोह कंप्लीट किए, उसके बाद हम लोग चुआड़ विद्रोह पढ़े, नेक्स्ट हम लोग चेरो विद्रोह पढ़े, उसके बाद भुक्ता विद्रोह, उसके बाद घटवाल विद्रोह, उसके बाद पहाड़िया विद्रोह हम लोग पढ़े। पहाड़िया विद्रोह के बाद हम लोग तमाड़ विद्रोह के बारे में जाने, उसका सारा एमसीक्यू सॉल्व किए। तमाड़ विद्रोह के बाद तिलका आंदोलन देखे, उसके बाद मुंडा विद्रोह, उसके बाद हो विद्रोह देखिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोल विद्रोह के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक हम लोग देखें तो इधर 2, 4, 6, 8, 10, 11 टोटल 11 जो आपका विद्रोह है वो हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोगों को टोटल जानना है 19 ठो विद्रोह, ठीक है ना। तो 2-3 क्लास में सारा विद्रोह वाला टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप बने रहिएगा, आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो पिछले क्लास में हम लोग मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह और कोल विद्रोह के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अगर हम लोग तीनों का टाइम पीरियड देखें तो मुंडा विद्रोह आपका 1793 से लेकर 1832 तक चलता है। इसके अलावा हो विद्रोह आपका 1820 और 1821 में चलता है और कोल विद्रोह का टाइम पीरियड 1831 और 1832 में होता है। और कोल विद्रोह जो है वो आपका हजारीबाग को छोड़कर पूरे झारखंड में ये पूरी तरीके से चलता है। आज हम लोग भूमिज विद्रोह के बारे में देखेंगे और भूमिज विद्रोह के बारे में आपको इसका जो भी फैक्ट है और इसका जितना भी कॉन्सेप्ट बन सकता है, मतलब कि एमसीक्यू के फॉर्म में, वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भूमिज विद्रोह के बारे में आपको पता होना चाहिए। भूमिज विद्रोह के बारे में बताया जाता है कि इसके बारे में एक बात बताया जाता है कि भूमिजों के द्वारा जंगल महल के क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण इन्हें जो है वो अंग्रेजों के द्वारा चुआड़ कहा जाता है। तो ये जो भूमिज लोग हैं, भूमिज लोगों को चुआड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो चुआड़ किसके द्वारा कहा जाता है? तो ब्रिटिशर्स के द्वारा कहा जाता है। ब्रिटिशर्स के द्वारा यानी कि अंग्रेजों के द्वारा चुआड़ कहा जाता है भूमिज लोगों को। अब सवाल उठता है कि ये अंग्रेज के द्वारा भूमिज लोगों को चुआड़ क्यों कहा जाता था? तो ये भूमिज लोग जो है वो आपका राजमहल, मतलब जो है राजमहल को जंगल महल भी कहा जाता है, तो उस क्षेत्र में लोग रहते थे और वहाँ पे जो भी लोग उससे क्रॉस होते थे उस एरिया से, तो वहाँ पे लूटपाट बहुत ही ज़्यादा करते थे। इस कारण अंग्रेज इनको चुआड़ कहते थे। बाद में देख लीजिए या विद्रोह जो है यानी कि भूमिज विद्रोह जो है वो कहाँ पे होता है? तो यह जो विद्रोह है वो आपका सिंहभूम, ढालभूम के साथ साथ वीरभूम, जो कि बंगाल में है वीरभूम, वहाँ तक ये फैल जाता है, ठीक ना। और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जब जेपीएससी की बात करते हैं ना, तो जेपीएससी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जेपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 में, उस एग्ज़ाम में पूछा गया था कि भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया है कि भूमिज किसको कहा जाता, भूमिज लोगों को चुआड़ कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, किसके द्वारा कहा जाता था, ये आपको समझ में आ गया है। अगर हम लोग भूमिज विद्रोह के अंतर्गत सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखें तो वो है कि भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो हम सभी को पता है कि जो भूमिज विद्रोह है यानी कि भूमिजों के द्वारा संचालित ढालभूम वाले क्षेत्र में जो भूमिज विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व, उसका जो लीडरशिप है वो गंगा नारायण के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया गया था? तो गंगा नारायण के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो गंगा नारायण जो है वो आपका भूमिज विद्रोह का लीडरशिप यानी कि नेतृत्व करता था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? तो गंगा नारायण का हंगामा, तो देखिए भूमिजों के द्वारा संचालित ढालभूम के क्षेत्र में भूमिज विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। बाद में इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाने लगा। किसका हंगामा? तो गंगा नारायण का हंगामा कहा जाने लगा। किस विद्रोह को? तो आपका भूमिज विद्रोह को कहा जाने लगा, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, भूमिज विद्रोह का आप टाइम पीरियड देखते हैं तो नया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 कि भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया। तो भूमिज विद्रोह आपको पता है कि ये आपका ढालभूम में हुआ, ये आपका सिंहभूम में हुआ और ये आपका वीरभूम यानी कि वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में भी हुआ। इसका टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो 1831 और 32 में आपका कोल विद्रोह समाप्त हुआ था। ठीक उसके बाद 32 और 33 के बीच में आपका भूमिज विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। तो कोल विद्रोह 1831 और 32 में हुआ, ठीक उसके एक साल के बाद आपका भूमिज विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। तो भूमिज विद्रोह का टाइम पीरियड कितना है? 1832 और 1833 इसके बीच में, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह के किस नेता का समर्थन प्राप्त था। तो भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह के किस नेता का समर्थन प्राप्त था। कहने का अर्थ है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो कोल विद्रोह में भी भागीदारी लिया था और वो व्यक्ति आपका भूमिज विद्रोह में भी आया था, ठीक ना। तो ऐसा कौन व्यक्ति है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपका कोल विद्रोह में भी आपका पार्टिसिपेट किया था और वो आपका जो है वो हो विद्रोह में भी, मतलब सॉरी, भूमि विद्रोह में भी पार्टिसिपेट किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो देख लीजिए, इसका सही उत्तर जो है होगा वो आपका बिंद्राय मानकी है। कौन है, बिंद्राय मानकी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। बताया जाता है कि आदिवासियों में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण इस विद्रोह में गंगा नारायण को कोल विद्रोह के नेता बिंद्राय मानकी का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। तो बिंद्राय मानकी जो था वो आपका कोल विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था और कोल विद्रोह 1831 और 32 में चलता है। उसके एक साल के बाद आपका भूमिज विद्रोह चलता है जिसका नेतृत्व गंगा नारायण के द्वारा किया जाता है। तो अब ऐसे में गंगा नारायण का साथ कोल विद्रोह के नेता बिंद्राय मानकी भी देते हैं, ठीक है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि भूमिज विद्रोह को बिंद्राय मानकी द्वारा किस कारण से सहयोग प्रदान किया गया, किस कारण से हुआ ऐसा किया गया। तो ये क्वेश्चन है कि भूमिज विद्रोह को बिंद्राय मानकी जो कि कोल विद्रोह के नेता थे वो भूमिज विद्रोह को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं। ऑप्शन है आपका क्योंकि गंगा नारायण उसके अच्छे मित्र थे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्योंकि गंगा नारायण ने कोल विद्रोह के दौरान बिंद्राई मानकी को सहयोग प्रदान किया था। तीसरा ऑप्शन क्योंकि भूमिज विद्रोह आदिवासियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इस क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या है, तो वो आपका ऑप्शन सी है। तो भूमिज विद्रोह को बिंद्राई मानकी के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था। ये सहयोग इसलिए हुआ था क्योंकि भूमिज विद्रोह आदिवासियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय था। तो भूमिज विद्रोह जो है वो आदिवासियों के बीच में अत्यंत लोकप्रिय था, इसलिए इस विद्रोह को आपका बिंद्राई मानकी का भी समर्थन प्राप्त था। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा ये सही इसका उत्तर हो जाएगा। एक पॉइंट और भी सुन लीजिए। आदिवासी नेता जो है वो ऐसा मानते थे कि गंगा नारायण काल के अवतार है तथा उन पर माँ काली की कृपा है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो लोग गंगा नारायण को एक ईश्वर का ही एक जो है अवतार मानते थे। अब नेक्स्ट देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 1798 ईस्वी में अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के नियम की उपेक्षा करते हुए इनमें से किसे बाणभूम का राजा नियुक्त किया। तो बाणभूम का राजा किसको नियुक्त किया वो आपको बतलाना है कि 1798 ईस्वी में कब। तो ये बात है 1798 ईस्वी में अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के नियम की उपेक्षा करते हुए, अंग्रेज लोग जो है जो जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये उत्तराधिकार का नियम चलता है। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, अब ये उत्तराधिकार का जो नियम था, प्रोसेस था, इसको फॉलो नहीं करते हैं। और 1798 ईस्वी में बाणभूम का राजा जो है वो किसको बना देते हैं, तो बाणभूम का जो राजा है वो आपका लक्ष्मण सिंह को बना देते हैं। किसको बना देते हैं, तो लक्ष्मण सिंह को बना देते हैं ना। एक मिनट रुकिएगा जरा, सॉरी लक्ष्मण सिंह को नहीं, गंगा गोविंद सिंह को बनाते हैं, गंगा गोविंद सिंह को बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था आपका कि 1798 ईस्वी में अंग्रेज लोग जो है वो उत्तराधिकार के नियम का उपेक्षा करते हैं, उसको नहीं फॉलो करते हैं, और उसके बाद बाणभूम का जो राजा है वो गंगा गोविंद सिंह को बना देते हैं। किसको, तो गंगा गोविंद सिंह को बना देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए था। इसके पीछे का कहानी क्या है वो सुन लीजिए हल्का सा। 1798 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा उत्तराधिकार के नियमों की उपेक्षा कर गलत तरीके से गंगा गोविंद सिंह को बाणभूम का राजा नियुक्त किया गया। पूर्व में भी अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के नियमों की उपेक्षा करके लक्ष्मण सिंह के स्थान पर रघुनाथ सिंह को राजा नियुक्त किया था और लक्ष्मण सिंह को जेल में डाल दिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी।
तो कहने का अर्थ ये है कि पहले भी ऐसा हुआ था। पहले भी लक्ष्मण सिंह को राजा ना बनाकर उसको जेल में डाल देते हैं और उसके स्थान पे जो है वो रघुनाथ सिंह को राजा बना देते हैं। बाद में फिर 1798 ईस्वी में अंग्रेज जो है उत्तराधिकार के नियम का उपेक्षा करते हुए जो है वो गंगा गोविंद सिंह को बाणभूम का राजा बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। भूमिज विद्रोह से पूर्व बाणभूम के किस दीवान ने अपने चचेरे भाई गंगा नारायण को मिलने वाली जो जागीर है वो बंद करवा दी? तो कौन ऐसा करवाता है, उसके पीछे आपको उसका कारण बतलाना है। कौन ऐसा करवाता है, ठीक ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माधव सिंह। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो देख लीजिए। भूमिज विद्रोह से पूर्व, भूमिज विद्रोह से पहले ही बाणभूम के किस दीवान ने, तो बाणभूम का एक दीवान हुआ करता था जिसका नाम है माधव सिंह। वो माधव सिंह जो है वो अपने चचेरे भाई, माधव सिंह का चचेरा भाई था गंगा नारायण, और माधव सिंह जो था वो बाणभूम का दीवान हुआ करता था। तो बाणभूम के दीवान माधव सिंह ने अपने चचेरे भाई गंगा नारायण को मिलने वाली जो जागीर थी उस जागीर को क्या करवा दिया, वो बंद करवा दिया। क्या करवा दिया? तो उस जागीर को ये बंद करवा दिया। ठीक है, आगे देखिए। तो इसके पीछे हल्का सा कहानी है वो सुन लीजिए। बाणभूम के एक बड़ाभूम के जो दीवान थे उनका नाम था माधव सिंह। क्या नाम था? माधव सिंह। और माधव सिंह जो था वो राजा गंगा गोविंद सिंह का सौतेला भाई था। गोविंद सिंह का सौतेला भाई था, सौतेला भाई था राजा गोविंद सिंह का। और ये चचेरा भाई था गंगा नारायण का भी। तो गंगा नारायण भी इसका चचेरा भाई है एक तरह से, और गोविंद सिंह भी जो है वो भी इसका जो है वो सौतेला भाई, यानी कि अपने बाबूजी की दूसरी पत्नी का बेटा। तो माधव सिंह का सौतेला भाई था राजा गंगा गोविंद, और माधव सिंह का चचेरा भाई था गंगा नारायण। बाद में वो क्या कर दिया, गंगा नारायण जो था वो लक्ष्मण सिंह का बेटा था, और गंगा नारायण को मिलने वाली जागीर जो थी वो बंद करवा देता है कौन? माधव सिंह। गंगा नारायण ने अपनी जागीर प्राप्ति हेतु कंपनी शासन से बार बार आग्रह किया, जिसकी हर बार जो है वो अनदेखा किया गया। तो गंगा नारायण बार बार ब्रिटिश सरकार के पास जाता था, कंपनी के पास बोलता था हमको जागीर जो है वो पुनः स्टार्ट कर दीजिए, जागीर दीजिए, लेकिन अंग्रेज लोग उसके बात को हमेशा जो है वो मना करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है आपका, बोला जाता है इसमें कि भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो भूमिज विद्रोह का कारण बहुत सारा हो सकता है, इसमें से मेन कारण क्या था वो देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कि अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों का शोषण। दूसरा ऑप्शन है, ये भी तो अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों को शोषण किया जा रहा था, एक रीजन ये भी था। आगे देख लीजिए, अंग्रेजों के द्वारा अवैध तरीके से गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी बनाया जाना, ये भी कारण था। अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में सैन्य आक्रमण करना, ये भी कारण था। अंग्रेजों के द्वारा गंगा नारायण को गिरफ्तार किया जाना, ये नहीं था। तो तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन तीनों में सबसे उचित जो ऑप्शन है वो है आपका बी नंबर, ठीक है ना। तो अंग्रेजों के द्वारा अवैध तरीके से गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी बनाया जाना। तो गंगा नारायण का चाचा जी कौन थे? तो चाचा थी आपके कौन थे? तो आपका जो है वो गोविंद सिंह, इनको ये बना दिया, ठीक ना। तो ये इसका रीजन बनता है, ठीक है। विद्रोह का एक बार कारण देख लीजिए। अंग्रेजों के द्वारा अवैध तरीके से गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी बनाया जाना, तो अवैध तरीके से 1798 में बनाया गया, ये भी कारण तो था ही। और देख लीजिए, इस प्रकार विद्रोह का प्रमुख कारण उत्तराधिकार के नियमों की अनदेखी किया जाना तथा जनता के ऊपर अनैतिक कर लगाना और दीकुओं के द्वारा जनता का शोषण करना और गंगा नारायण के साथ हुआ अत्याचार, ये सभी कारण था। तो देखो, भूमिज विद्रोह का कारण क्या था? बहुत सारा कारण था। एक तो भैया उत्तराधिकार का नियम का अनदेखा कर देना, पहला कारण ये भी था, और भी बहुत सारा कारण था। बाद में फिर क्या हुआ कि गंगा नारायण जो है वो बदला लेने के पर्पज से भूमिजों का एक जो है संगठन बनाता है, और उसके बाद क्या करता है, जो उसका दीवान था आपका, क्या किसका दीवान? तो आपका ये बड़ाभूम का जो दीवान था माधव सिंह, वो 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को उसका हत्या कर देता है। दीवान माधव सिंह का हत्या कर देता है, करवा देता है कौन? गंगा नारायण सिंह। अब बाद में जिसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह का क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। तो भूमिज विद्रोह का सबसे कारण तो सब बहुत सारा था, लेकिन सबसे मेन कारण ये था कि उत्तराधिकारी का जो नियम है उसका अनदेखा कर देना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 कि गंगा नारायण के द्वारा बड़ाभूम के किस दीवान की हत्या कर भूमिज विद्रोह का प्रारंभ किया गया। तो अभी बताया गया आपको
कि बड़ा भूम का दीवान जो माधव सिंह था इसका हत्या करवा दिया गया आपका कब, तो 26 अप्रैल 1832 को, और उसके बाद जो है वो आपका भूमिज विद्रोह प्रारंभ हो गया। ठीक है ना, आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र में संचालित हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमिज विद्रोह जो है वो किस क्षेत्र में संचालित हुआ। तो हम सभी को पता है ये आपका सिंहभूम में हुआ, ठीक है ना, ये आपका कोल्हान वाले क्षेत्रों में हुआ, और ये आपका वीरभूम जो है वो आपका वेस्ट बंगाल वाले रीजन में भी हुआ। तो 10 का ए ये जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बताया गया सुनिए। जब ये भूमिज विद्रोह आगाज हो गया माधव सिंह का हत्या करवाने के बाद, इसके बाद गंगा नारायण ने घटवालों की एक बड़ी सेना के साथ संपूर्ण राज्य पर कब्जा करने के उद्देश्य से बड़ा भूम पर क्या कर दिया, चढ़ाई कर दिया। और इस अभियान में सूरा नायक, बुली महतो, गर्दी सरदार आदि गंगा नारायण के प्रमुख सहयोगी थे। इस अभियान के दौरान ही गंगा नारायण ने बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया तथा 1832 ईस्वी में रसेल के नेतृत्व वाली तथा नवंबर 1832 में ब्रेडन व ट्रीमर के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना पर सफलतापूर्वक हमला किया। बाद में गंगा नारायण के द्वारा अंग्रेजों पर इस सफल हमले के बाद नवंबर 1832 में ही अंग्रेज अधिकारी डेंट ने एक विशाल सेना के साथ गंगा नारायण और उसके साथियों के विरुद्ध अभियान चलाया तथा इनके कई गढ़ों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है भूमिज विद्रोह वो जो है वो आपका कमजोर पड़ गया। फिर गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ सिंहभूम चला गया तथा कोल लड़ाकों के साथ मिलकर उसने खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के राज्य पर धावा बोल दिया। ठीक है ना, तो ये सभी भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। भूमिज विद्रोह के प्रारंभ होने के बाद गंगा नारायण ने किस राज्य पर एक बड़ी सेना के साथ कब्जा करने के उद्देश्य से जो है वो चढ़ाई कर दी, तो आपका है ऑप्शन नंबर सी बड़ा भूम। ठीक ना, तो बड़ा भूम के ऊपर। तो जब आपका ये विद्रोह स्टार्ट होता है तो भूमिज विद्रोह प्रारंभ हो जाता है, तब गंगा नारायण सिंह जो है वो जो आपका बाड़भूम किसके, तो बाड़भूम पर चढ़ाई कर देता है एक बड़ी सेना लेकर कब्जा करने के लिए। ठीक है ना, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 12 कि गंगा नारायण द्वारा बाड़भूम पर चढ़ाई करने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन जो है वो सत्य है वो देख लीजिए। ऑप्शन 1 बताया जा रहा है कि बाड़भूम पर चढ़ाई के दौरान गंगा नारायण के साथ घटवालों की एक बड़ी सेना थी, ये बिल्कुल सही बात है। इस दौरान गंगा नारायण की सेना कैप्टन रसेल के नेतृत्व वाली सेना पर सफलतापूर्वक हमला कर दिया, तो ये भी सही था। अभी आपको बताया गया था ना कि ये आपका रसेल के 1832 में रसेल के नेतृत्व वाली सेना को भी हरा दिया, और 1832 में नवंबर 1832 में मई 1832 में रसेल की सेना को हराया, और नवंबर 1832 में ब्रेंडन और ट्रिमर के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हरा देता है। तो इस दौरान गंगा नारायण की सेना ने कैप्टन रसेल के नेतृत्व वाली सेना पर सफलतापूर्वक हमला कर दिया और उसको जीत भी लेता है। कब, मई 1832 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है दिया हुआ आपका, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि इस दौरान गंगा नारायण की सेना ने अंग्रेज अधिकारी ब्रेडन व ट्रीमर के नेतृत्व वाली सेना पर भी सफलतापूर्वक हमला किया। ये किया था आपका मई में, और ये किया था आपका नवंबर 1832 में। तो ये सभी कथन जो है वो सही है आपका, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद गंगा नारायण के ऊपर अंग्रेजों जो गंगा नारायण को वश में करने के लिए अंग्रेज अधिकारी जो है डेंट है, एक अंग्रेज अधिकारी डेंट होते हैं, वो नवंबर 1832 में ही गंगा नारायण सिंह के खिलाफ एक मतलब अभियान चलाते हैं अपने विशाल सेना के साथ में। बाद में जहाँ जहाँ पे उनका जो गढ़ था गंगा नारायण का और उनके जो है क्या बोलते हैं विद्रोहियों का, वहाँ पे गढ़ों के ऊपर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, बाद में उनको नष्ट भी कर देते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे ये गंगा नारायण के द्वारा जो भूमिज विद्रोह स्टार्ट हुआ था ये थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम पड़ता है, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। बाद में गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ कहाँ भाग जाता है, फिर वो सिंहभूम चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व वाली सेना ने गंगा नारायण के खिलाफ अभियान चलाकर उसके कई गढ़ों को नष्ट कर दिया, तो आपका कैप्टन डेंट। और ये कब हुआ था, तो आपका नवंबर 1832 में हुआ था, नवंबर 1832 में हुआ था, नवंबर 1832 में हुआ था। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ने के बाद गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ इनमें से किस क्षेत्र की ओर चल गया, तो आपका सिंहभूम चला गया था। कब, कहाँ चला गया था, सिंहभूम चला गया था। फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 15 देख लीजिए कि सिंहभूम क्षेत्र में पलायन करने के बाद कोल लड़ाकों के साथ मिलकर गंगा नारायण ने खरसावां के किस राजा
के राज्य पर धावा बोल दिया। तो अभी हम सभी को पता है कि आपका गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ मिलकर कहाँ चला गया, सिंहभूम चला गया। और सिंहभूम में जाने के बाद गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ सिंहभूम गया। अब वहाँ पे सिंहभूम में कोल लड़ाका से भी ये मिल गया। तो एक उधर से आपका कोल लड़ाका, इधर आपका गंगा नारायण का समर्थक, सभी आपस में मिलकर खरसावां के राजा चेतन सिंह जो होते हैं, खरसावां के राजा होते हैं, तो खरसावां के राजा चेतन सिंह के राज्य के ऊपर क्या करते हैं, धावा बोल देते हैं। तो ठाकुर चेतन सिंह इसके राज्य के ऊपर धावा बोल देते हैं, अटैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। उसके बाद 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के विरुद्ध लड़ते समय गंगा नारायण की मृत्यु हो जाती है। तो फिर गंगा नारायण की मृत्यु हो जाती है, चेतन सिंह के साथ लड़ाई करते हैं, और उसके बाद फिर ये विद्रोह जो है वो कम पड़ जाता है। उसके बाद खरसावां के ठाकुर जो होते हैं चेतन सिंह, वो गंगा नारायण का सर काट कर कैप्टन विल्किंसन को भेज देते हैं। बताओ, चेतन सिंह जो है खरसावां के राजा होते हैं, वो गंगा नारायण का सर काट के और वो आपके कैप्टन विल्किंसन को भेज देते हैं, जिसके बदले में कैप्टन विल्किंसन जो है वो ठाकुर चेतन सिंह को 5,000 रुपये इनाम देते हैं। और गंगा नारायण की मृत्यु के साथ ही ये जो विद्रोह है वो आपका क्या हो जाता है, जो है वो आपका समाप्त हो जाता है। और इसी विद्रोह के दौरान गंगा नारायण के द्वारा जब किसी को मारने का आदेश दिया जाता था तो एक डायलॉग बोला जाता था, एक मुहावरा बोला जाता था, घाट पार करो। क्या बोला जाता था, घाट पार करो। ठीक है ना। फिर देख लीजिए, इस विद्रोह का जो प्रसार है मुख्यतः सिंहभूम और आपके बंगाल यानी कि वीरभूम वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए, गंगा नारायण की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो अभी आपको बताया गया था चेतन सिंह के साथ जब युद्ध कर रहा था गंगा नारायण, तो 7 फरवरी 1833 को ही गंगा नारायण की मृत्यु हो जाती है, इसके साथ युद्ध करते हुए, चेतन सिंह के साथ युद्ध करते हुए। उसके बाद ये विद्रोह जो है वो समाप्त हो जाता है आपका। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किसके साथ लड़ते हुए गंगा नारायण की मृत्यु हो जाती है। तो आपका चेतन सिंह जो राजा है उसके साथ ही लड़ते हुए इसका मृत्यु हो जाता है, चेतन सिंह के साथ। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18, गंगा नारायण की मृत्यु के बाद ठाकुर चेतन सिंह ने उनका सर काटकर इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा था, जिसके बदले ठाकुर चेतन सिंह को इनाम स्वरूप 5,000 रुपये मिले थे। तो वो कैप्टन विल्किंसन को ये भेजा था, और कैप्टन विल्किंसन जो है इसको 5,000 रुपया इनाम में दिया था उसका सर काट के लाने के बदले में। ठीक है ना। तो ये आपका भूमिज विद्रोह था। भूमिज विद्रोह का प्रसार आपका मुख्यतः सिंहभूम और वीरभूम में था। जब भी गंगा नारायण के द्वारा किसी को मारने का आदेश दिया जाता था तो एक डायलॉग बोला जाता था, घाट पार करो। इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लीजिएगा, इस विद्रोह के बाद जंगल महल क्षेत्र में व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे चेंजेस किए गए। और फिर 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 8 के तहत राजस्व नीति में परिवर्तन किया गया और जंगल महल जिला को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद प्रशासनिक परिवर्तन के अंतर्गत जंगल महल के सोन पहाड़ी, शेरगढ़ और विष्णुपुर को वर्धमान में शामिल कर दिया गया तथा जंगल महल के शेष भाग व मानभूम से अलग किए गए ढालभूम को मिलाकर मानभूम जिला का गठन किया गया। मानभूम जिला यानी कि वर्तमान में आपका जो धनबाद है उसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो है वो आपका ये पूरी तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है आपका भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह ज़्यादा बड़ा नहीं था, भूमिज विद्रोह छोटा सा था, और ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट विद्रोह की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए। तो भूमिज विद्रोह इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया पूरा। इससे ज़्यादा आपको भूमिज विद्रोह में नहीं पढ़ना है, वरना आप कन्फ्यूज होते रहोगे। अब चलिए, भूमिज विद्रोह के बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं संथाल विद्रोह की तरफ, और संथाल विद्रोह के बारे में देखते हैं। संथाल विद्रोह आखिर क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। सो संथाल विद्रोह भी आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो संथाल विद्रोह में बताया जाता है, पहला नंबर क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का, देख लीजिए। संथाल विद्रोह का ये पहले आप टाइम पीरियड देख लीजिए, वो है आपका 1855 और 1856, एक साल चलता है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को और कई सारे नामों से जाना जाता है, वो भी आप देख लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो वो है आपका संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का टाइम पीरियड 1855-1856 रहता है। अच्छा, संथाल विद्रोह का और भी अन्य नाम क्या क्या है वो देख लीजिए। पहला हूल विद्रोह, दूसरा संथाल हूल, तीसरा सिद्धू कानू का विद्रोह, चौथा संथाल प्रज्ञा की प्रथम जन क्रांति, पांचवा भारत की प्रथम जन क्रांति कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है, छठा मुक्ति आंदोलन, सातवां खूनी विद्रोह। ये सभी जो नाम है वो आपका संथाल विद्रोह का ही नाम है। इसमें से कार्ल मार्क्स झारखंड में जो
संथाल विद्रोह हुआ था इसको भारत की प्रथम जन क्रांति कहे थे। कौन? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह संथाल प्रज्ञा की प्रथम जन क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो संथाल प्रज्ञा की प्रथम जन क्रांति ये आपका संथाल विद्रोह को ही कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए, इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है? तो जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है? तो जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ है, हूल का अर्थ क्रांति या फिर बगावत होता है। तो क्रांति या फिर बगावत, क्रांति या फिर बगावत, तो ए और बी दोनों, तो सी नंबर हो जाएगा, ए भी हो जाएगा बी भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्रांति और बगावत दोनों हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, कार्ल मार्क्स ने, किसने? तो आपके कार्ल मार्क्स ने, यहाँ बताया जा रहा है कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका संथाल विद्रोह को, ये आपका 1855-1856 में चलता है। तो कार्ल मार्क्स साहब ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा दी जाती है? तो मुक्ति आंदोलन की संज्ञा, तो वो भी आपका जो है वो संथाल विद्रोह को ही कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिद्धू कानू का विद्रोह, संथाल प्रज्ञा की प्रथम जन क्रांति, भारत की प्रथम जन क्रांति, मुक्ति आंदोलन, खूनी विद्रोह, ये सभी आपका संथाल विद्रोह को ही कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, सिद्धू कानू के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है? तो सिद्धू कानू के अलावा और किस व्यक्ति का संबंध जो है वो आपका संथाल विद्रोह से है? तो हम लोग सभी को पता है कि इस विद्रोह में सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, ये सभी आपस में भाई बहन थे। इसने यहाँ पे क्या किया था? प्रारंभ में इन लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है ना, पार्टिसिपेट किए थे स्टार्टिंग में। इसके बाद में यहाँ पे कौन कौन था? तो प्रताप, विराट, चांद भैरव, सिंगराय, बिंद्राई, नीलांबर, पीताम्बर। नीलांबर पीताम्बर भी नहीं, सिंगराय बिंद्राई भी नहीं, चांद और भैरव थे। तो सिद्धू कानू के अलावा यहाँ पे चांद भैरव ये भी थे। सिद्धू कानू, चांद भैरव और आपका फूलो झानो भी था, और सभी आपस में भाई बहन थे। निम्नलिखित में से किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है? तो वो आपका फूलो और झानो का संबंध है, फूलो और झानो का। तो सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये सभी भाई बहन थे आपस में ही, और इनका जो संबंध है इसी से था आपका। ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, संथाल प्रज्ञा के क्षेत्र में संथालों का सर्वाधिक आगमन इनमें से किस अवधि में हुआ था? तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें है कि 1815 और 1830 के बीच में सर्वाधिक संख्या में संथालों का आगमन जो है वो आपका संथाल प्रज्ञा वाले क्षेत्र में होता है। 1815 से लेकर 1830, ये 8 साल, ये जो 15 साल का टाइम पीरियड है, 1815 से लेकर 1830 के बीच में यहाँ पे संथालों का जो है वो आगमन होता है अधिक से अधिक मात्रा में संथाल प्रज्ञा वाले क्षेत्र में। किसमें? तो संथाल प्रज्ञा वाले क्षेत्र में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ और भी पॉइंट बताया जा रहा है कि इस विद्रोह का, यानी कि संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिद्धू कानू का विद्रोह आदि नाम से भी जाना जाता है। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्रांति या फिर बगावत होता है। इस विद्रोह को संथाल प्रज्ञा की प्रथम जन क्रांति, मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है। LSSO मुले ने इस विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है। इस विद्रोह को सिद्धू कानू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने प्रारंभ किया था, और ये सभी आपस में भाई बहन थे। संथाल प्रज्ञा क्षेत्र में 1790 ईस्वी तक संथालों का निवास नहीं था। 1790 ईस्वी तक संथाल प्रज्ञा वाले क्षेत्र में संथालों का निवास नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे शोषण से मुक्ति हेतु इन्होंने संथाल प्रज्ञा को अपना क्षेत्र या अपना निवास स्थान बनाया, और बाद में 1815 से लेकर 1830 ईस्वी के बीच में
सर्वाधिक संख्या में संथालों का आगमन इस क्षेत्र में हुआ, यानी कि संथाल परगना वाले क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में बसे संथालों का धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से शोषण प्रारंभ हो गया। जमींदारों के द्वारा लगान की ऊंची दरें, महाजनों के द्वारा अत्यधिक ब्याज पर ऋण, संथाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ब्रिटिश सरकार यानी कि पुलिस व न्याय व्यवस्था के द्वारा संथालों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। ये सभी रीजन थे इस विद्रोह के पीछे, ठीक ना। बाद में देख लीजिए, इसके अतिरिक्त भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेगार करने हेतु विवश किया गया तथा बेगार करने से मना करने पर इसे शारीरिक दंड भी दिया जाने लगा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, इनमें से किन स्थानों के बीच रेलवे लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेगार करने के लिए विवश किया गया। मजबूरन उनको काम करने के लिए दिया गया, ना उनको पैसा मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, केवल 2 रोटी दिया जाता था, मतलब कि खाने के लिए भर, केवल वो जिंदा रहे, बस थोड़ा सा उसको खाना मिलता था और उसे दिन भर काम करवाया जाता था संथालों से। तो हम सभी को पता है कि जो है आपका कहाँ से कहाँ तक एक रेलवे लाइन का बिछाया जा रहा था, तो भागलपुर से लेकर वर्धमान तक। तो भागलपुर से लेकर वर्धमान तक एक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, और इस रेलवे लाइन में बिछाने के क्रम में ही जो है संथालों को ज़बरदस्ती जबरन काम करवाया जा रहा था बेगार के रूप में। और अगर जब उन लोग मना कर देते थे तो वैसे में विद्रोह हो जाता था। तो बाद में इसी के वजह से इन लोग जो है वो विद्रोह कर देते हैं। सिद्धू कानू, चांद भैरव और आपका फूलो झानो सभी भाई बहन मिलकर विद्रोह कर देते हैं, ठीक ना। तो इसके पीछे का क्या है कहानी वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई। तो हम सभी को पता है वो आपका 1855 में स्टार्ट होता है और 1856 में जाके इंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व इनमें से किस थाने के दरोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया। तो देखो भाई, बात ऐसा है कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ था। एक घर में मामूली चोरी हुआ था, इसके कारण वहाँ के दरोगा मिल के संथाल लोगों को गिरफ्तार करवा दिए थे। और ज़्यादा कहाँ के दरोगा साहब, तो वो थे आपके दिघी थाना के दरोगा साहब, जो कि दुमका में था। इससे पहले एक कहानी सुनिए। इस विद्रोह का प्रारंभ जो है वो आपका 1855 ईस्वी में होता है, और ये तब प्रारंभ होता है जब संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेजों व गैर आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध या उसके खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। तो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी उपनिवेशवाद के खिलाफ, और जो गैर आदिवासी लोग थे जो संथालों का शोषण कर रहे थे, इनके खिलाफ जब संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिए तब ये विद्रोह स्टार्ट होता है 1855 में। बाद में देखो, विद्रोह के प्रारंभ से पहले ही एक स्थानीय साहूकार ने अपने घर में, एक साहूकार होता है स्थानीय, लोकल साहूकार था, वो अपने घर में एक मामूली चोरी के आरोप में दिघी थाना, जो कि दुमका में होता है, तो दिघी थाना के दरोगा जिसका नाम था महेशलाल दत्त, तो महेशलाल दत्त की सहायता से संथालों को गिरफ्तार करवा दिया तथा जेल में विजय मांझी नामक एक संथाल की मौत भी हो गई, और एक संथाल ने आक्रामक रूप दिखाते हुए दरोगा की हत्या कर दी, जिसका सभी संथालों ने समर्थन भी किया। तो बताया जा रहा है कि एक आपका साहूकार था, जिसका नाम क्या था, साहूकार का, स्थानीय साहूकार का नाम नहीं पता। तो एक स्थानीय साहूकार था, वो अपने घर में एक मामूली चोरी होता है, तो वो इसका खबर जो है वो दुमका में एक थाना होता है दिघी थाना, वहाँ पे दे देता है। वहाँ पे एक दरोगा होता है महेशलाल, और महेशलाल दत्त को ये बात बोलता है और उसको गिरफ्तार करने के लिए बोलता है सभी संथाल जनजाति, सभी संथालों को। तो ऐसे में संथालों को वो बंदी बनाकर जेल में डाल देता है। बाद में ऐसे में एक जेल में ही एक विजय मांझी नामक एक संथाल व्यक्ति का मौत हो जाता है। बाद में कई सारे लोग जो है वो गुस्सा भी हो जाते हैं, जिसके बाद कई सारे लोग तो दरोगा साहब को ही मारवा देते हैं, ठीक ना। ये भी कहानी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिघी थाना, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व दिघी थाने के किस दरोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामलों में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया। तो ये आपका महेशलाल दत्त थे। कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी, महेशलाल दत्त। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 कि संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण क्या था। पहला ऑप्शन है अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों का शोषण, ये तो कारण था। क्या इससे उचित और भी कारण है, वो भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजों के द्वारा कुछ आदिवासी नेताओं की हत्या किया जाना। तीसरा ऑप्शन
ऑप्शन अंग्रेजों द्वारा कुछ आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार किया जाना। तो इसमें सबसे सही उत्तर जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, यानी कि अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों के द्वारा वहाँ के संथाली लोग थे, उनके ऊपर शोषण किया जा रहा था। तो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट जो कारण है वो आपका यही बनता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से संथाल विद्रोह का प्रारंभ होता है। तो हम सभी को पता है कि 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडीह गांव में लगभग 400 गांवों के 6000 से अधिक आदिवासियों की एक सभा हुई, जिसमें से करो या मरो का नारा दिया, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया, और उसके बाद इस विद्रोह का बिंगुल फूंका गया। तो किस गांव से? तो आपका भोगनाडीह गांव से ये विद्रोह स्टार्ट होता है, और भोगनाडीह गांव से ये विद्रोह जो है वो आपका स्टार्ट होता है। लगभग इसमें कितना बताया जाता है? तो 400 गांव के लगभग 6000 से ज़्यादा आदिवासी लोग इस सभा में शामिल होते हैं, और उसके बाद करो या मरो का नारा दिया जाता है, और अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया जाता है। और 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जून को हूल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। संथाल विद्रोह से पूर्व किस तिथि को भोगनाडीह नामक गांव में आदिवासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया था? तो आपका 30 जून 1855 को 30 जून 1855। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में इनमें से कौन सा नारा दिया? अपना देश, अपना राज, अपना गांव, अपना घर, अपना खेत, अपना अनाज, अपनी संस्कृति, अपना स्वाभिमान। तो नारा दिया गया था अपना देश, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो इसमें 3-4 गो नारा दिया गया था बेसिकली। कौन कौन नारा था वो देख लीजिए। पहला तो था आपका अपना देश, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। पहला नारा ये था, अपना देश, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। दूसरा नारा, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तीसरा नारा, जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश। तो जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश, ये 3 गो नारा दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हम सभी को पता है आपका 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 30 जून को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों के द्वारा किसे राजा घोषित किया गया? तो अभी सुनिए। ये जो बैठक हुआ था आपका 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में, इसमें 400 गांव के लगभग 6000 से अधिक आदिवासी लोग आए थे, और इसमें नारा दिए थे अपना देश, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश। ये सभी यहाँ पे नारा हुआ था। बैठक हुआ। बैठक में इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। तो सिद्धू को राजा, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। तो सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। तो संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों के द्वारा किसे राजा घोषित किया गया? तो आपका सिद्धू को, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिद्धू को राजा जो है वो घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों के द्वारा किसे मंत्री नियुक्त किया गया? तो सिद्धू के बाद सिद्धू को राजा, तो कान्हू को जो है वो मंत्री। किसको? तो कान्हू को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों के द्वारा किसे प्रशासक नियुक्त किया गया? तो प्रशासक जो है वो आपका चांद को किया गया। सिद्धू को राजा, कान्हू को जो है वो आपका मंत्री, चांद को प्रशासक और आपका भैरव को सेनापति। क्वेश्चन नंबर 21। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों के द्वारा किसे सेनापति नियुक्त किया गया? तो आपका सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव को किया गया, ऑप्शन नंबर डी को। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22।
संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में किसने यह घोषणा की थी कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। ये बात किसने कहा था? तो ये बात किसने कहा था वो अभी सुन लीजिए। तो इसका पहले आप एक कहानी सुनिए। इस सभा में सिद्धू कानू यानी सिद्धू और कानू दोनों ने ये घोषणा किया था कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। इसके साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी की कि अब विदेशी शासन का अंत होने वाला है तथा अंग्रेज व उनके समर्थक गंगा पार लौटकर आपस में लड़ मरेंगे। तो गंगा पार आपस में लड़कर मरेंगे। तो ये जो है सिद्धू और कानू ये घोषणा करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं घोषणा? तो घोषणा ये करते हैं कि भैया भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है, आदेश दिया है कि आज़ादी के लिए आप हथियार उठा लो। और इसके साथ वो भविष्यवाणी भी करते हैं कि अब विदेशी शासन का अंत होने वाला है और जो अंग्रेज और उनके समर्थक है वो गंगा पार लौटकर आपस में ही लड़कर मर जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23। संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना क्षेत्र के अतिरिक्त इनमें से किस क्षेत्र में भी था? तो हम सभी को पता है कि इस विद्रोह का प्रारंभ जो है वो आपका संथाल परगना क्षेत्र से हुआ था, आपका भोगनाडीह गांव से हुआ था। लेकिन ये धीरे धीरे ये जो विद्रोह है वो आपका हजारीबाग में भी, वीरभूम में, छोटानागपुर क्षेत्र में विस्तृत हो गया। तो वीरभूम, छोटानागपुर, हजारीबाग यानी कि उपरोक्त सभी में ये विद्रोह फैल जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो आपका लुबाई या फिर लुबिया मांझी और एक है भैरव या फिर बेरू मांझी, इसने किया था। तो हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व लुबाई या फिर लुबिया मांझी और आपका भैरव या फिर बेरू मांझी और अर्जुन मांझी ने तथा वीरभूम में गोरा मांझी ने किया था। तो हजारीबाग में अर्जुन मांझी, लुबिया मांझी, भैरव मांझी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, वीरभूम क्षेत्र में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वह है आपका गोरा मांझी। किसने? तो गोरा मांझी ने किया था, गोरा मांझी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था? तो आपका संथाल विद्रोह का ये प्रमुख नारा था। संथाल विद्रोह में कई सारे नारा दिए गए थे, उनमें से एक ये भी नारा था। तो विद्रोह के दौरान जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश नामक नारा भी दिया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है कि 7 जुलाई 1855 ईस्वी को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया? तो हम सभी को पता है कि इस विद्रोह को दमन करने के लिए 7 जुलाई 1855 ईस्वी को जनरल लॉयड के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी भेजी गई, परंतु सेना का मेजर जो था बारो वो संथालों के साथ युद्ध में पराजित हो गया। तो जनरल लॉयड के नेतृत्व में सेना भेजा गया और वो सेना का मेजर जो था उस सेना में एक मेजर बारो था, वो हार जाता है संथालों के साथ युद्ध में। तो ये प्रयास जो है वो सफल हो जाता है। तो 7 जुलाई 1855 को जनरल लॉयड के नेतृत्व में सेना भेजा जाता है संथाल विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन ये नहीं हो पाता सक्सेस। फिर क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना का कौन मेजर पराजित हो गया? तो मेजर बारो ये जो है वो आपका पराजित हो जाता है, मेजर बारो। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। संथाल विद्रोह के दौरान किस दरोगा की हत्या कर दी गई थी? तो हम सभी को पता है संथाल जब विद्रोह हुआ था तो इसमें बताया जाता है आपका कि तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हो जाएगा। तो संथाल विद्रोह के दौरान जो है वो आपका दिघी थाने के दरोगा जो थे आपके माधवलाल दत्त, वो भी माधवलाल दत्त, तो माधवलाल दत्त और एक आपका महेश लाल दत्त भी था ना जो गिरफ्तार किया था वो। तो महेश लाल दत्त का भी मर्डर करवा देता है इन लोग और करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण का भी लोग मर्डर करवा देता है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि आपका देखिएगा तो करहरिया थाना के जो दरोगा होते हैं प्रताप नारायण, इसका भी हत्या करवा देते हैं, ठीक है ना।
इसको भी याद रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। संथाल विद्रोह के दौरान 16 और 17 सितंबर 1855 को इनमें से किसके नेतृत्व में लगभग 3000 संथाली विद्रोहियों ने कई थानों व गांवों के ऊपर कब्जा कर लिया था? तो लगभग 3000 विद्रोहियों ने कई थानों और गांवों के ऊपर कब्जा कर लिया था, किसके नेतृत्व में? तो ये 16-17 सितंबर 1855 को सुंदरा और रामा मांझी किसके किसके नेतृत्व में? तो आपका सुंदरा और आपके रामा मांझी तथा मुछिया कोमना जेला के नेतृत्व में। मुछिया कोमना जेला, ये याद नहीं रहेगा, फिर भी याद रखिए, सुंदरा और रामा मांझी के नेतृत्व में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। संथाल विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने पर कितने रुपये इनाम की घोषणा की थी? तो कितने रुपये इनाम की घोषणा की थी? तो आपका 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की थी। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था? तो याद रख लीजिएगा, सिद्धू मुर्मू को जो है वो आपका गिरफ्तार किया गया था कब? तो वो एक डेट याद रख लीजिएगा हमेशा, कि दिसंबर 1855 को, दिसंबर 1855 को सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया, दिसंबर 1855 को। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। इनमें से किस न्यायालय में सिद्धू मुर्मू पर मुकदमा चलाया गया? तो किस न्यायालय में? तो आपका भागलपुर न्यायालय में इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर न्यायालय में इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 कि किस तिथि को सिद्धू मुर्मू को फांसी दिया गया? सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो। तो सिद्धू मुर्मू, ठीक है ना। तो सिद्धू मुर्मू को कब फांसी दिया गया? तो वो आपका फांसी दिया गया 5 दिसंबर 1855 को। तो 5 दिसंबर 1855 को सिद्धू को जो है वो फांसी दिया गया। सिद्धू मुर्मू की गिरफ्तारी मेजर किसने किया था? मेजर सक्रा ने किया था, और मुनिया मांझी से प्राप्त सूचना के आधार पर किया था। अच्छा, याद नहीं रखिए, इसको भी आगे सुनिए। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी? सिद्धू मुर्मू को तो गिरफ्तार किया और दिसंबर 1855 में, उसको फिर 5 दिसंबर को 1855 में फांसी दे दिया गया और उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया भागलपुर न्यायालय में, कोर्ट में। उसके बाद चांद और भैरव को, जो आपका चांद और भैरव है, इसको जो है चांद और भैरव को आगे देख लीजिए। चांद और भैरव के बारे में कहानी बताया जा रहा है कि चांद और भैरव, रुकिए जरा सा। तो 35 नंबर क्वेश्चन था कि आपका चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चांद और भैरव को अंग्रेजों ने भागलपुर में क्या मार दिया? गोली मार दिया। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। कान्हू को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया? तो कान्हू को जो अंग्रेज लोग हैं वो कब गिरफ्तार करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फरवरी 1856 में। तो फरवरी 1856 में कान्हू को भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इनमें से किस स्थान पर कान्हू को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया? तो हम सभी को पता है कि फरवरी 1856 में एक घटवाल सरदार की सूचना पर कान्हू मुर्मू भी गिरफ्तार हो गया और उसको फिर 23 फरवरी 1856 को अपने ही भोगनाडीह गांव में एक ठाकुरबाड़ी परिसर में फांसी से लटका दिया गया। तो भोगनाडीह गांव में ही, उसके अपने ही गांव में फांसी पर लटका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। संथाल विद्रोह को दबाने में निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो संथाल विद्रोह को दबाने में कैप्टन अलेक्जेंडर, उसके बाद लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड, ये तीनों ने आपका अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ये सब जेपीसी नहीं पूछेगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। संथाल विद्रोह में लगभग कितने लोगों ने भागीदारी ली थी? तो बताया जाता है कि इस विद्रोह में 50,000 से अधिक संथाली पुरुष महिलाओं ने भागीदारी ली, जिसमें से 15,000 से अधिक लोग मारे गए। तो लगभग आपका 50,000 से भी ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए थे। कहाँ जहाँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये 50,000 लोग इसमें शामिल हुए थे, ठीक ना। जिसमें से 10,000 लोग लगभग मारे गए थे, पुरुष महिला मिलाकर बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 के संथाल विद्रोह के दौरान लगभग कितने लोग मारे गए थे? तो वो आपका है लगभग कितने लोग मारे गए थे? तो 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में किस टावर का निर्माण करवाया गया था? तो
पाकुड़ में जो है अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में मार्टिलियो टावर का निर्माण करवाया था। किसका? तो मार्टिलियो टावर का निर्माण करवाया था और मार्टिलियो टावर का निर्माण करवाया था। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए कि संथाल विद्रोहियों द्वारा पाकुड़ की किस रानी से सहायता का आग्रह किया गया। तो संथाल विद्रोहियों के द्वारा पाकुड़ की एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था रानी क्षेमा सुंदरी। तो क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगा गया। तो रानी क्षेमा सुंदरी से भी सहायता मांगा गया। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्नलिखित में से किस नाम से एक नए जिले का गठन किया गया। तो हम सभी को पता है कि इस विद्रोह के दमन के बाद संथाल क्षेत्र को 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया गया, जिसमें यूरोपीय मिशनरियों के अलावा किसी भी बाहरी को प्रवेश की इजाज़त नहीं थी। तो आपका नॉन रेगुलेशन बना दिया गया। तो आपका संथाल विद्रोह जब दमन हुआ उसके बाद नॉन रेगुलेशन बना दिया गया नामक एक नया जिला बनाया गया। तो नॉन रेगुलेशन एक जिला बनाया गया था जो आपका संथाल विद्रोह के बाद बनाया गया था। ठीक ना। तो आप क्वेश्चन पूछता है कि ये नॉन रेगुलेशन कब बना था। तो ये आपका 30 नवंबर 1856 में बना था। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, संथाल विद्रोह के बाद किस तिथि को नॉन रेगुलेशन नामक एक अलग जिला बनाया गया था। तो वो आपका बनाया गया था कब। तो वो आपका 30 नवंबर 1856 को बनाया गया था नया जिला। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, संथाल विद्रोह के बाद निर्मित नॉन रेगुलेशन जिला का नाम बाद में क्या पड़ गया। तो जो आपका नॉन रेगुलेशन जो जिला था इसी का जिला का जो नाम है बाद में क्या पड़ जाता है। तो इसी जिला का जो नाम है वो बाद में आपका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो संथाल विद्रोह के बाद निर्मित जो नॉन रेगुलेशन जिला बना था 30 नवंबर 1856 को, इसी को बाद में संथाल प्रगना के नाम से जाना जाने लगा। ठीक ना। और इसी को ही दामिन एको कहा जाता था। नॉन रेगुलेशन जिला को दामिन एको और दामिन एको को फिर ही आपका संथाल प्रगना भी कहा जाने लगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, संथाल प्रगना जिला का प्रथम जिलाधीश कौन था। ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना है लेकिन क्वेश्चन आया है तो वो देख लीजिए। संथाल प्रगना जिला का प्रथम जो जिलाधीश था वो आपका एस्ली एडेन साहब थे। कौन थे? एस्ली एडेन साहब नहीं बोलते इसको, हटाओ, एस्ली एडेन था। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, निम्नलिखित इनमें से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिन एक कोह का नाम बदलकर संथाल प्रगना कर दिया। तो दामिन एक कोह का नाम बदलकर संथाल प्रगना कर दिया गया था किसकी रिपोर्ट पे। तो एलिस एडम्स के रिपोर्ट पे। तो एलिस एडम्स के रिपोर्ट पे ही किया गया। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए, संथाल प्रगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था की गई थी। तो यूल रूल की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी। तो 1856 में संथाल प्रगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक नए पुलिस कानून की व्यवस्था की गई थी 1856 में। आगे देख लीजिए, यूल रूल की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो यूल जो रूल था वो क्या करता था। तो यूल जो रूल था वो उसका काम क्या था वो देख लीजिए आप। तो उसका काम क्या था वो देख लीजिए। इसका काम था, इसके तहत ग्राम प्रमुखों को पुलिस की शक्तियाँ प्रदान करना था। तो ये इसका काम था। आप सुन लीजिए पहला डिटेल से। 1856 में संथाल प्रगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक नए पुलिस कानून की व्यवस्था की गई। इसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियाँ प्रदान की गई। तो पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था किया गया और ग्राम प्रमुख जो था उसको पुलिस की शक्तियाँ दी गई। तो यूल रूल जो था वो जॉर्ज यूल की सहायता से लाया गया था और इसमें क्या था, एक नया पुलिस व्यवस्था किया गया एक तरह से। और पारंपरिक ग्राम प्रधान जो हुआ करता था उसका व्यवस्था यहाँ पे लाया और जो आपका ग्राम का जो प्रमुख था उसको पुलिस की शक्तियाँ दे दी गई। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50, चांद भैरव कौन थे। तो ये आपके सिद्धू कानू के भाई थे। तो ये तो इसमें क्या ही जानना है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। फूलो तथा झानू कौन थी। तो ये आपका सिद्धू कानू की मौसी, पत्नी, बहन, माँ। तो ये आपकी बहन थी उसकी। तो सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानू ये सभी आपस में भाई बहन था। ठीक ना। संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन साम टुंडू ने किया था। ये इसको भी याद रख लीजिएगा।
इसके अलावा आप देख लीजिए संथाल विद्रोह पर आधारित कई सारे पुस्तक भी है, जैसे कि 1855 में हुल डॉक्यूमेंट आया था, वो आपका अश्विनी कुमार पंकज के द्वारा लिखा गया था। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका झारखंड के एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछा गया है। तो संथाल विद्रोह पर आधारित पुस्तकें भी कभी कभी पूछा जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है वो संथाल विद्रोह आज कंप्लीट हो गया है। तो आज के क्लास में हम लोग भूमिज विद्रोह के बारे में पढ़े, उसके बाद आज के क्लास में ही हम लोग संथाल विद्रोह के भी बारे में पढ़े। तो भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह आपका 2 विद्रोह और भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो हम लोग और भी 2 विद्रोह आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग कल के क्लास में ज़्यादा नहीं सरदारी आंदोलन पढ़ेंगे, जो कि आपका सरदारी आंदोलन जो है वो आपका 3 चरणों में चलता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण करके पढ़ेंगे। फिर हम लोग सरदारी आंदोलन के बाद सफा होड़ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सफा होड़ आंदोलन के बाद फिर हम लोग खरवार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। और खरवार आंदोलन भी आपका प्रथम चरण और द्वितीय चरण यानी कि 2 चरणों में चलता है। उसके बाद ज़्यादा हम लोग और भी ज़्यादा नहीं बचेगा, उसके बाद हम लोग बिरसा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। बिरसा आंदोलन के बाद फिर हम लोग जो है वो आपका ताना भगत आंदोलन पढ़ेंगे। ताना भगत आंदोलन इम्पॉर्टेंट है। और ताना भगत आंदोलन के बाद फिर हम लोग हरि बाबा आंदोलन पढ़ेंगे। तो अब हम लोग ज़्यादा नहीं, हम लोग का अब हमको ये कितना कितना बचा हुआ है, तो एक आपका सरदारी आंदोलन, एक आपका सफाहोड़ आंदोलन, एक आपका खरवार आंदोलन, एक आपका मुंडा उलगना जिसको बिरसा मुंडा का विद्रोह कहेंगे, एक आपका ताना भगत आंदोलन, एक आपका हरि बाबा आंदोलन, यानी कि टोटल 6 गो अब विद्रोह और भी बचा है आपका। तो 13 गो विद्रोह आज आपका कंप्लीट हो गया है और आपका 6 गो विद्रोह और बचा हुआ है, वो भी हम लोग जल्दी ही 2-3 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये जो झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 29 था वो आपका आज कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट के क्लास नंबर 30 से हम लोग आगे की चर्चा करेंगे और इसके आगे जितना भी कहानी है वो हम लोग देखेंगे और जल्दी जल्दी हम लोग विद्रोह को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर आपको किसी भी तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।